अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमारे पास आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर की बात कर लेते हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो बातें डिस्कस की वो थी कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज, जिसमें हमने सी लैंग्वेज के 8 पॉइंट्स जो है डिस्कस किए थे। और आप लोगों के पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके हमने जो है वो 7 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगी कि उन पॉइंट्स के अंदर लिखा क्या था, और उसके बाद अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा से आज भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे पास आज के डिस्कशन की तरफ। आज के डिस्कशन जो है वो छोटे छोटे 2 पॉइंट्स हैं जो आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। इसके अंदर पहला है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, कि आपकी जो सी लैंग्वेज है ये कब बनाई गई, ठीक है, बनाया किसे, किस जगह पे बनाई गई और इसका मकसद क्या था, और इससे पहले अगर कोई लैंग्वेज थी तो उसका क्या नाम था। तो आप जरा गौर कीजिएगा कि ये जो सी लैंग्वेज है ये आप लोगों के पास बनाई गई थी बेल लैब के अंदर, और बनाने वाला कौन शख्स था, डेनिस रिची 1972 के अंदर। दोबारा से कहूंगा कि जरा गौर से सुनिएगा, ये जो डेट है ये क्या है, 1972 है, क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये चीज जरूरी है। अब इसका जो सी लैंग्वेज है, क्या ये शुरू में से ही सी लैंग्वेज थी? नहीं, इसका जो शुरू में वर्जन आया था ना उसको नाम दिया गया था केकेसी। और ये आप लोगों के पास सी के जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि इस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से वर्ड शामिल करने हैं, किस तरह से लिखना है, रूल्स क्या होंगे, ये आपके पास ANSI वाले करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ये वो इदारा है जो सी लैंग्वेज के लिए स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, और करंट स्टैंडर्ड जो है वो ANSI C है, और इसके अंदर ढेर सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पुराने के अंदर नहीं है। अब दूसरी बात ये आ जाती है, क्या सी का शुरू से नाम सी था? बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1969 और 70 के अंदर असल में हमारे पास ये बी लैंग्वेज थी जो केन थॉमसन ने बनाई थी, और इसका मेन मकसद ये था कि ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह इसकी एप्लीकेशन बनाई जा सके। हमने यहाँ पे बात की कि इसका पहला नाम जो है वो आपके पास क्या था, केकेसी था, फिर आपको इसको नाम दे दिया गया सी। तो क्या अभी भी सी है? अब ये सी बात है, हमारे पास कुछ जगह पे अभी तक ये जो है सी के नाम से जानी जा रही है, लेकिन इसकी एडवांस फॉर्म भी आ गई है, और वो एडवांस फॉर्म कौन सी है, C++। और इसके अंदर वो एडिशनल फीचर्स हैं जो आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर शामिल नहीं है। यानी कि जैसे जैसे वर्जन आप लोगों को पता ना इनहांस करते रहते हैं, एडिशनल चीजें अंदर ऐड होती जाती हैं। बेसिक फीचर्स कुछ आपके पास इसके अंदर थे, उसको फिर मजीद ऐड किया गया तो वो सी लैंग्वेज बन गई, फिर और फीचर्स ऐड किए तो वो क्या बन गई, C++ बन गई। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ जो है टर्बो C++। ये बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करेंगे प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए। और टर्बो C++ जो है वो आपके पास बोर्डलैंड इंटरनेशनल जो है उन्होंने बनाई थी। और ये क्या है, हमारे पास एक IDE है। IDE जैसे मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। आप प्रोग्राम को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, पहले से पढ़ा हुआ प्रोग्राम दोबारा से लोड कर सकते हैं। और इसको हम PC एडिटर भी कहते हैं, यानी कि जिसमें आप चीजों को लिखते हैं, उनके अंदर एडिट करते हैं, उनके अंदर चेंजेस करते हैं। अब ये जो PC एडिटर है, आप लोगों को पता है जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं ना उसकी अपनी एक स्क्रीन होती है, तो उस स्क्रीन के कुछ ऑप्शंस हैं जो आप लोगों को हासिल करने हैं या असेस करने हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फाइल मेन्यू को ओपन करना पड़ता है। एक तो तरीका ये है कि अपना माउस वहां पे ले जाए फाइल के ऊपर और उसके ऊपर क्लिक करें और आपके सामने सारे उसके जो फंक्शंस है वो आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप Alt कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो फिर भी आपको सारे उसके जो फीचर्स हैं, सारा जो उसका मेन्यू है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की 2 छोटे टॉपिक्स की, एक हिस्ट्री थी और दूसरी क्या है हमारे पास है टर्बो C++, वो सॉफ्टवेयर जो आपके कोर्स का हिस्सा होगा। और याद रखिएगा ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ MBs के अंदर नेट के ऊपर भी फ्रीली अवेलेबल है, और आप बाजार से भी CD परचेज करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली आप लोगों का कंपाइलर है जिसके अंदर आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें से एरर फाइंड करेंगे और उसके बाद उस प्रोग्राम को आप रन करेंगे। ये तो हो गया थ्योरी का टॉपिक। अब उन MCQ की तरफ बढ़ते हैं, वो MCQ जो आपके पेपर का हिस्सा हुआ करते हैं। आपके बोर्ड के ऊपर कुछ MCQs लिखे हुए हैं, जरा गौर कीजिएगा। Which of the following provide basis for the development of C?
यानी कि किसकी बेस के ऊपर सी को बनाया गया, तो वो आप लोगों के पास क्या है, बी है। मैंने कहा कि पहले इसका नाम 1969 और 70 के अंदर क्या था, बी था, फिर 72 के अंदर सी कर दिया गया और फिर बाद में अपडेट करके सी प्लस था। तो बेस क्या है, बी है। उसके बाद उसके एडवांस फॉर्म आपके पास क्या है, सी है, और ये आप लोगों के पास अदर हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये आपके पास बेस नहीं है। आगे आपके पास आ जाती है एक्सटेंशन ऑफ सी सोर्स प्रोग्राम इज। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, जैसे वीडियो फाइल कोई, उसके साथ लिखा होता है .mp4, ऑडियो फाइल .mp3, आपकी जो टेक्स्ट की बुक हो उसके साथ लिखा होता है .pdf। तो ये बेसिकली हमें वो चीजें बता रही है कि फाइल है किस किस्म की। तो आपके जो प्रोग्राम जब आप लिखते हैं, ठीक है, लिखने के बाद आप सेव करते हैं, तो हमारी फाइल जिस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है वो .c है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास .c। अब एक और चीज यहां पे ऐड करें, ये तो होगी सी लैंग्वेज, लेकिन अगर मैं इसके एडवांस वर्जन की बात करूं तो उसकी जो फाइल होगी, सोर्स फाइल, वो सेव होगी .c से नहीं बल्कि .cpp से। अब ये जरा गौर कर लें, ये आपके पास सी का जो सी की जो सोर्स फाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है .c, लेकिन जो C++ की सोर्स फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .cpp। ऐसा क्यों, ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं और इसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं जो एडिशनल हैं, जो इसके अंदर शामिल नहीं है, इसलिए दूसरे की एक्सटेंशन क्या होगी, .cpp होगी। अब ये एग्जीक्यूटेबल है .exe, ये फाइल आपके पास जब वो रन करने के लिए इस्तेमाल होती है, ये सोर्स फाइल की एक्सटेंशन नहीं है। आगे स्टेटमेंट रिटन बाय प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर ने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, 10 20 30 100 लाइन ऑफ कोड, तो वो जो स्टेटमेंट लिखता है प्रोग्रामर, वो क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये आप प्रोग्रामर, आपने एक प्रोग्राम बनाया कैलकुलेटर का, और वो जो फाइल आपने बनाई है तो वो कौन सी है आपके पास, या जो कोड आपने डिजाइन किया है वो कौन सा है, वो सोर्स कोड। उसके बाद आपने कहा कि मैंने इसे कंपाइलर से ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद वो जो कोड बनेगा वो ऑब्जेक्ट कोड होगा, ठीक है, एमसीक्यू ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव कोड। तो आपके पास वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पे साथ में ऑप्शन नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ऐसे ही क्लियर रखनी है ये चीजें कि स्टेटमेंट देखते ही आप क्लियर हो जाएंगे इसका आंसर है क्या हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड की हुई है, क्या टर्बो C++ जो है वो कंपाइल कर सकता है C और C++ के प्रोग्राम्स को। अब ये सी बात नहीं कर सकता, क्योंकि टर्बो C++ का जो नाम होता है, अगर हम देखें उसके नाम के ऊपर ही गौर करें तो ये कुछ नाम ये लिखा टर्बो C++, इसका मतलब ये है कि इसमें C भी है और प्लस भी है। तो हम ये कहते हैं कि कंपाइल कर सकता है प्रोग्राम C लैंग्वेज के भी और C++ लैंग्वेज के भी, दोनों के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे एक और एमसीक्यू आ गई हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। ग्राफिक आपको पता है किस चीज को कहा जाता है, तस्वीर को कहा जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है किसी भी प्रोग्राम की, वो क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट। यानी कि ऐसा चार्ट जिसके अंदर बताया गया है कि पहले काम क्या हो रहा है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद एंड सो ऑन। आगे आपके पास आ जाता है फिर ये एल्गोरिथम क्या चीज है। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में, अल्फाबेट्स की फॉर्म में उसी प्रोग्राम के सीक्वेंस को लिख देते हैं तो वो क्या है, एल्गोरिथम बन जाता है। और ये दोनों टॉपिक आपने चैप्टर जो आप लोगों का है 10th के अंदर चैप्टर 1 है, उसके अंदर ये चीजें आपने डिस्कस की होंगी। आगे एक नया वर्ड है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर असल में ना किसी भी चीज के नाम को कहते हैं, तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कोई नाम नहीं है इसलिए ये भी शामिल नहीं होगा। और रिलेशनशिप कहते हैं लॉजिकल कनेक्शन कोई भी दो चीजों के दरमियान, तो ये एक किस्म का कोई लॉजिकल कनेक्शन भी नहीं है, तो इसलिए आपके पास हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या है, फ्लो चार्ट बनेगा। आगे ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का, किस चीज को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड का, इसको हम क्या नाम देंगे, कंपाइलिंग का नाम देंगे। ये जो ट्रांसलेटिंग का प्रोसेस है जिसमें प्रोग्रामर सोर्स कोड को टर्बो C++ की मदद से ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम कंपाइलिंग का नाम देते हैं। सेव का मतलब ये हो गया कि आपने अपने सिस्टम में उसे स्टोर करना है, एक्जीक्यूट का मतलब ये हो गया कि आपने उसे रन करना है, और लिंकिंग का मतलब ये है कि आपने दो चीजों को जोड़ना है। तो अब ये तीनों ऑप्शन नहीं बनेंगे, बल्कि कौन सा बनेगा, कंपाइल कर। आगे आपके पास आ जाता है
कि हु डेवलप सी लैंग्वेज, तो आप लोगों के सामने लिखा है कि सी लैंग्वेज जो है वो किसने बनाई। तो इस तरह के एमसीक्यू पेपर में पूछा गया है एक दो दफा कि किसने बनाई थी, डेनिस रिची ने बनाई है। आगे है सी वाज डेवलप्ड इन, सी जो है वो कब बनाई गई, किस साल में बनाई गई, तो ईयर आप लोगों के सामने मेंशन है 1972 के अंदर। आगे आपके पास आ जाता है एनआईडीई कंसिस्ट ऑफ, अब ये दोबारा से आ गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ढेर सारी चीजों को जोड़ दिया गया। और वो ढेर सारी चीजें क्या है, अगर ऑप्शंस के ऊपर गौर कीजिएगा, एक है टेक्स्ट एडिटर जिसके अंदर आप चीजें लिखते हैं, कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं, एक है कंपाइलर जिसकी मदद से आप ट्रांसलेट करते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के, एक आप लोगों के पास डिबगर, ऐसी चीज जिसकी मदद से आप एरर को फाइंड करते हैं और रिमूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास इसके अंदर शामिल हैं, इसलिए इसको आईडीई का नाम दिया गया है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बने। याद रखिएगा ये वो एमसीक्यूज हैं जो डिफरेंट पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, आप लोगों के लिए रखे गए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके और जो पीछे हमने पढ़ा है उसको भी दोबारा से रिवाइज किया जा सके। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।